हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर रितु चतुर्वेदी है और फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ रहे थे। उसी में मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ कि फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या क्या थे। इसके बाद हम लोग सामाजिक कारण को पढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के या तो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण पूछे जा सकते हैं, या आपसे हो सकता है सिर्फ राजनीतिक पूछे जाएं, सामाजिक पूछे जाएं और आर्थिक कारण आपसे पूछे जाएं। तो हर क्रांति के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। तो राजनीतिक रूप से क्या कारण थे वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि राजनीतिक रूप से क्या सामाजिक कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति के क्या सामाजिक कारण थे, यानी समाज में क्या उथल पुथल चल रही थी, उसके क्या कारण थे, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। परिचय देखिए, ये आपको परिचय दिया जा रहा है कि किस प्रकार से फ्रांस में सामाजिक कारणों के कारण क्रांति हुई थी, क्या कारण थे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 से 1799 यानी 10 साल चली थी और फ्रांस में एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल का काल था। तो जिस समय फ्रांस में ये क्रांति चल रही थी, उस समय फ्रांस में राजनीतिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बड़ा उथल पुथल का माहौल था। समाज में अनेक प्रकार की विषमताएं थी, जिसके कारण से जो है इस जो क्रांति का जन्म हुआ, जिसने राजशाही का पतन किया। तो जिस समय ये क्रांति हुई, राजा का शासन था, तो इस क्रांति के बाद राजशाही का पतन हो गया, यानी 10 साल में राजशाही का पतन हो गया और गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी लोगों ने अपनी सरकार चुनी और लोगों ने अपनी सरकार बनाई। 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल पर हमले से शुरू हुई इस क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को प्रसारित किया। हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि बेस्टिल का पतन हुआ था। बेस्टिल क्या था? बेस्टिल एक किला था। बेस्टिल में एक किला था और उस किले में क्योंकि क्रांतिकारियों को धन चाहिए था, हथियार चाहिए थे, क्योंकि बगैर हथियारों के उन्हें लग रहा था कि क्रांति संभव नहीं है, तो उन्होंने जो है आपको मालूम है कि बेस्टिल पर हमला हुआ था। बेस्टिल एक जगह थी, वहाँ पर एक प्रसिद्ध किला था और किले पे इन लोगों को क्रांतिकारियों ने आक्रमण किया, क्योंकि वहाँ पर इनको क्या चाहिए था, वहाँ पर हथियार बहुत संख्या में रखे हुए थे, बड़ी भारी मात्रा में रखे थे और इन्हें क्रांति के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। तो बेस्टिल के किले पर आक्रमण किया 14 जुलाई को और आज भी बेस्टिल डे फ्रांस में मनाया जाता है। इस क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कहीं कहीं आपको भाईचारा भी लिखा हुआ मिलेगा। स्वतंत्रता, समानता और भाईचारों के आदर्शों पर प्रसारित था, यानी हम सब स्वतंत्र हैं, जितने भी फ्रांस के लोग हैं हम सब स्वतंत्र हैं, हम सब समान हैं और हम सब भाई भाई हैं। तो इन आदर्शों पर प्रसारित किया गया था। यह क्रांति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि गहरे सामाजिक कारणों से प्रेरित थी, जो दशकों से फ्रांसीसी समाज में पनप रहे थे। तो इस क्रांति के लिए सिर्फ राजनीतिक कारण काफ़ी नहीं थे। आपने पढ़ा था कि राजनीतिक कारणों में क्या था। राजनीतिक कारणों में 3 स्टेट्स थे, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट्स में आपके नोबिलिटीज़ थे, यानी कुलीन वर्ग के लोग थे। तृतीय स्टेट में आम जनता हुआ करती थी। तो ये भी एक सामाजिक बड़ा कारण था कि सारा टैक्स जो है दोनों वर्ग को ही, प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग को ही भरना पड़ता था। प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग पूरी तरीके से आज़ाद थे टैक्स भरने के लिए, कोई भी टैक्स नहीं भरते थे। जो तृतीय स्टेट था फ्रांस में, उसको ही पूरे कर भरने पड़ते थे। तो इसके बाद क्या क्या घटनाक्रम हुआ वो आप जो हम पहले आपको टॉपिक पढ़ा चुके हैं, राजनीतिक परिवर्तन, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे असेंबली बुलाई गई 175 वर्षों बाद। और असेंबली में जो कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग था, उन्होंने कहा कि हमारा एक मत होगा। कुलीन वर्ग ने कहा हमारा एक मत माना जाएगा, लेकिन जो तृतीय स्टेट के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, हम अगर हमारा भी एक मत मान लिया जाएगा तो कुल 3 मत होंगे। प्रथम स्टेट का एक मत, द्वितीय स्टेट का एक मत, तृतीय स्टेट का एक मत।
तो जो भी कोई नियम पास करना होगा तो प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट मिलाकर एक एक वोट कर लेंगे तो उनका बहुमत हो जाएगा। तो तृतीय स्टेट इसके लिए राजी नहीं था, तो उसने कहा कि नहीं, जितने प्रतिनिधि उतना ही जो है वोटिंग का अधिकार, एक प्रतिनिधि का एक वोट माना जाएगा। तो इस हिसाब से 300 वोट प्रथम स्टेट के बन रहे थे, 300 जो है द्वितीय स्टेट के बन रहे थे और 600 तृतीय स्टेट के लिए बन रहे थे। तो ये इसके लिए तैयार नहीं थे, राजा भी तैयार नहीं था और प्रथम और द्वितीय वर्ग भी तैयार नहीं था। तो उनको सभा से बाहर निकाल दिया जाता है, जो सभा 175 वर्षों में आयोजित की जाती थी। बाहर एक टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट में जाकर के ये लोग शपथ लेते हैं कि अब हम एक राष्ट्रीय सभा की जो है स्थापना करेंगे फ्रांस के लिए, और हम सब स्वतंत्र हैं, समान हैं और हम सब भाई हैं। तो इस तरीके से मिल करके और बेस्टिल का किला जो है इन्होंने फिर लूटा और बेस्टिल के किले पर अटैक किया और वहाँ से काफ़ी संख्या में जो है हथियार बरामद किए। यह क्रांति केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं थी, बल्कि ये आपको बता चुके हैं कि सामाजिक कारणों से भी प्रेरित थी। सामाजिक कारणों को समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बुनियादी शक्तियाँ थीं। देखिए, हम लोग पढ़ भी सामाजिक कारण रहे हैं कि क्या क्या समाज में उस समय चल रहा था जिसने क्रांति को प्रेरित किया, जिसके कारण फ्रांस में क्रांति आई। क्रांति से पहले का फ्रांसीसी समाज, ये हम आपको पिछले चैप्टर में भी बता चुके हैं, लेकिन आपको फिर से आप ये जानना चाहिए, अगर एग्ज़ाम में आपका आता है तो तीनों स्टेट्स को आप राजनीतिक कारण में भी लिख सकते हैं और सामाजिक कारण में भी लिख सकते हैं, आर्थिक कारण में भी लिख सकते हैं। ये 3 स्टेट्स वाला जो था ये कॉन्सेप्ट तीनों में चलेगा, राजनीतिक कारण में भी, आर्थिक कारण में भी और धार्मिक कारण में भी। क्रांति से पहले फ्रांस में प्राचीन राजतंत्र की व्यवस्था थी जिसमें राजा लुई 16 निरंकुश शासक थे। तो आपको मालूम है जब ये 1789 में क्रांति हुई उस समय फ्रांस के राजा लुई 16 थे और फ्रांस में पुराने समय से ही राजतंत्र यानी राजा का शासन ये व्यवस्था चली आ रही थी। फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स वर्गों में विभाजित था जो मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अवशेष था। तो आपने पढ़ा था 14वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में कि यूरोप में सामंती व्यवस्था थी। सामंती व्यवस्था का मतलब जिनके पास ज़मीनें होती थी, बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में ज़मीनें होती थी, वो राजा को सेना देते थे और राजशाही को कमज़ोर करते थे। तो फ्रांस में 3 स्टेट्स में वर्ग विभाजित थे, यानी जो पूरा समाज था वो 3 स्टेट्स में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। पहला स्टेट में आपका पूरा पादरी वर्ग आ जाता था, यानी कि जो वो लोग जो ईसाई धर्म के प्रभाव को बढ़ाते थे, चर्च से रिलेटेड होते थे, जैसे बिशप, आर्क बिशप और आपके और क्या पादरी वर्ग होता था, ये सब प्रथम स्टेट में चले जाते थे। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग होता था, यानी अभिजात्य वर्ग, जिनके पास अधिक धन भी होता था और वो किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर होते थे। ऐसा पद जो राजा उनको क्या कहते हैं प्रोवाइड करता था, राजशाही से जुड़े हुए जो पद थे, कहीं के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, कहीं के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सचिव हो सकते हैं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण पद थे, इनको बहुत विशेषाधिकार मिले हुए थे। तो ये जो दोनों वर्ग थे ये टैक्स नहीं देते थे किसी तरीके से फ्रांस में। जबकि जो ये तीसरा वर्ग था थर्ड स्टेट, ये साधारण जनता थी, इसको कोई विशेषाधिकार नहीं मिलता था। पूरा फ्रांस का जितना टैक्स होता था ये इसी तीसरे वर्ग पर लाद दिया जाता था, जिसमें मजदूर आ जाते थे, कृषक आ जाते थे, किसान भी हैं, ज़मींदार, छोटे मोटे उद्यमी लोग भी हैं, ये आ जाते थे। और बुर्जुआ वर्ग, खास तौर से याद रखिएगा, बुर्जुआ वर्ग फ्रांस का वो वर्ग जिसमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर और भी जो पैसे से समृद्ध थे लेकिन जिनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे, उनको बुर्जुआ वर्ग कहा गया था। तो इससे तृतीय स्टेट को कोई विशेषाधिकार नहीं थे। और ये जो तीसरा स्टेट था ये पूरे फ्रांस का टैक्स अदा करता था। जितना राजा कर लादे जा रहा है हर प्रकार का कर, ये पूरा कर ये तृतीय स्टेट ही देता था और पूरी तरीके से ये दबता चला जा रहा था थर्ड स्टेट। तृतीय स्टेट में जनसंख्या का लगभग 97% हिस्सा था। तो हमने आपको बता दिया प्रथम स्टेट जो पादरी वर्ग था वो 1% था, द्वितीय वर्ग में 2% लोग थे और 97% जो फ्रांस का जनसंख्या थी वो तृतीय स्टेट में जाती थी। लेकिन इनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, किसी प्रकार का डिसीजन ये नहीं ले सकते थे और उन्हें भारी करों का बोझ उठाना पड़ता था। यानी उनके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा थे। पूरा टैक्स के बोझ से आप देख सकते हैं कि ये
ये पादरी वर्ग है और ये कुलीन वर्ग है, किस तरीके से ये मध्यम वर्ग का एक व्यक्ति है और इसके ऊपर ये पूरा बोझ डालते चले जा रहे हैं टैक्स से। ये देखिए बिल्कुल झुका चला जा रहा है ये जो वर्ग है। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग, इसके बारे में हम फिर से आपको बता देते हैं। हमने पहले चैप्टर में आपको वैसे बता दिया है, लेकिन हम आपको फिर से इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, सामाजिक कारण आए, आर्थिक कारण आए, राजनीतिक कारण आए। इसमें आपको तीनों में आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेट को आपको डालना ही डालना है, तीनों वर्ग को आपको डालना है, क्योंकि तीनों वर्ग राजनीतिक कारणों में भी, आर्थिक कारणों में भी और सामाजिक कारणों में भी फ्रांस की क्रांति को लाने के लिए जिम्मेदार थे। तो प्रथम स्टेट में चर्च के पादरी वर्ग शामिल थे। हम आपको बता चुके हैं चर्च के जितना भी पादरी ऊपर से लेके नीचे तक, पोप, बिशप, कार्डिनल, आर्क बिशप, पादरी वर्ग जितने भी थे, छोटे बड़े जितने भी थे, ये फर्स्ट स्टेट में आ जाते थे। फ्रांस की कुल जनसंख्या का लगभग 1% था, ये याद रखिएगा। जो ये एक प्रथम स्टेट है तो प्रथम और फर्स्ट, ये दोनों याद रखिएगा कि इनका लगभग 1% था। और उस समय जो जनसंख्या थी उसमें लगभग 1,30,000 लोग ये फर्स्ट स्टेट के लोग थे। फर्स्ट स्टेट मतलब पादरी वर्ग के लोग थे। इस वर्ग को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, अनेक प्रकार के अधिकार, ऐसे विशेष अधिकार प्राप्त थे जो थर्ड स्टेट को प्राप्त नहीं थे। जैसे करों से छूट, इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अपनी अदालतें चलाने का अधिकार, कोई मान लीजिए इन्होंने किसी को मार दिया, हत्या हो गई किसी की, तो ये अपनी खुद की अदालत चलाते थे। खुद की अदालत चला करके ये जो है जजमेंट देते थे। तो ये अब खुद की अदालत ही जब खुद चला रहे हैं तो खुद के पक्ष में ही निर्णय देंगे। धार्मिक दशमांश टाइथ नाम का कर लेते थे। ये 10%, मान लीजिए कोई आदमी 100 रुपये कमा रहा है तो 10 रुपये यानी टाइथ नाम का कर ये चर्च को देना ही पड़ता था उसको। मतलब 100 रुपये में से 10 रुपये टाइथ को चला जाता था, यानी चर्च को चला जाता था। तो ये इनके पास अधिकार थे। चर्च फ्रांस की कुल भूमि का लगभग 10% का मालिक था, यानी फ्रांस में जितनी भूमि थी उसका 10% किसके पास था? चर्च के पास था। तो चर्च के पास बहुत धन था और चर्च के पास बहुत ज़मीन थी, इसलिए चर्च बहुत शक्तिशाली था और विशेषाधिकारों से छूटा हुआ था। जबकि होना ये चाहिए था कि इनके पास ज़मीन इतनी थी, इतना धन था, तो इनको टैक्स ज़्यादा देना चाहिए था, लेकिन ये टैक्स नहीं देते थे और बहुत विलासितापूर्ण जीवन ये जीते थे। इस वर्ग में भी असमानता थी। ये जो प्रथम स्टेट का वर्ग है इसमें भी कुछ असमानता थी। जैसे उच्च पादरी वर्ग था और निम्न पादरी वर्ग था। तो जो उच्च पादरी वर्ग जैसे बिशप, आर्क बिशप, ये बहुत पैसे वाले परिवार से आते थे और बहुत विलासितापूर्ण, बढ़िया महंगे महलों में रहना, महलों को बहुत विलासितापूर्ण तरीके से सजाना, अपना लाइफस्टाइल ही उनका बिल्कुल डिफरेंट तरीके का था, विलासितापूर्ण था। महंगी शराबों का सेवन करना या बहुत अच्छा भोजन करना। जबकि जो थोड़ा निम्न पादरी वर्ग था, ये इसको पेरिस प्रीस्ट कहते थे, ये गरीबी में जीवन जिताते थे। ये भी प्रथम स्टेट थे, लेकिन ये इतने संपन्न नहीं थे जितना उच्च पादरी वर्ग था। तो इस पादरी वर्ग में भी जो फर्स्ट स्टेट था इसमें भी असमानता थी, उच्च पादरी और निम्न पादरी। सेकंड स्टेट को हम लोग जान लेते हैं। ये कुलीन वर्ग था, ये पादरी वर्ग नहीं था। इसमें राजा, उसका परिवार, राजा के सहायक, जो या कोई धनाढ्य व्यक्ति है, राजा ने उसको कोई अधिकार दे दिया है, तो वो ये कुलीन वर्ग में आ जाता था। तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग यानी नोबेल्टीज़ आते थे। कुलीन वर्ग नहीं, राजा या राजा के परिवार के लोग, राजा के संबंधी, राजा के मित्र, या जिन्हें अच्छी पोस्ट मिलती थी राजशाही में, वो सब इस नोबेल्टी में आते थे, जो फ्रांस की जनसंख्या का लगभग 1.5% हिस्सा था। 1.5% हिस्सा था फ्रांस की जनसंख्या का। इन्हें जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे। मान लीजिए कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, या ये व्यक्ति देख रहे हैं जो आप इस पिक्चर में, ये समझ लीजिए कि ये एक अभिजात्य वर्ग का यानी नोबल यानी कुलीन वर्ग का व्यक्ति है। इसका जो बेटा होगा ना, वो भी कुलीन ही कहलाएगा। वो भी, चाहे इनके पास पैसा बचा हो चाहे ना बचा हो, वो भी कुलीन ही कहलाएंगे। तो जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसका जो बच्चा होगा उसको भी विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। वो विशेषाधिकार क्या थे? इन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। कोई भी टैक्स लगता था, इन्हें कोई किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता था। सैन्य और प्रशासनिक पदों पर इन्हें नियुक्त किया जाता था, यानी सेना के पदों पर
और प्रशासनिक पद, यानी सेना के भी जो अधिकारी होते थे वो भी कुलीन वर्ग में आते थे। तो सेना और प्रशासनिक पद क्या होता है, जो राजा का काम संभाले और गांव में क्या चल रहा है, तहसील में क्या चल रहा है, नगर में क्या चल रहा है, ये एक सरकारी लोग जो कुछ अपॉइंट किए जाते थे उन्हें ये राजा तक सूचना पहुंचाता था। तो प्रशासनिक पदों पर नियुक्त करते थे और इन्हें बहुत न्यायिक अधिकारी भी थे, जैसे जज, तो न्याय भी करते थे, जज हैं, इस प्रकार के लोग ये सब इसमें आ जाते थे, कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग दो प्रकार के थे, तलवार के कुलीन और वस्त्र के कुलीन। तो कुलीन वर्ग जैसे आपने पढ़ा कि प्रथम स्टेट भी दो प्रकार का था, एक उच्च पादरी, एक निम्न पादरी। इसी तरीके से कुलीन वर्ग यानी जो अभिजात्य वर्ग थे, राजा और उसके संबंधी, उसमें भी दो प्रकार के लोग थे। एक थे तलवार के कुलीन, यानी कि वो लोग जो ऐसी पोस्ट पर थे जैसे पुरानी सेना के परिवार, जिनका तलवार से, युद्ध से और इनसे संबंध रहा है, युद्ध में भाग लिया है, तो उनको नोबल्स ऑफ शॉर्ड यानी तलवार के कुलीन कहा जाता था। यानी तलवार के बल पर ये कुलीन बने हैं, देश की रक्षा की है, अनेक युद्धों में इन्होंने भाग लिया है। वो ज़मींदार भी हो सकते थे, ज़मींदार क्योंकि उस समय राजा को अपनी सेना दिया करते थे, तो तलवार के कुलीन में ज़मींदार भी आ सकते थे। तो नोबल्स ऑफ शॉर्ट यानी तलवार के बल पर जिन्होंने देश की सेवा की है उनको। और वस्त्र के कुलीन, वस्त्र क्या है, वस्त्र के कुलीन किनको कहा जाएगा, जो आप ये देख रहे हैं ये प्रशासनिक लोग हैं, यानी जज हो सकते हैं और राजा के संबंधी हो सकते हैं, ये विभिन्न प्रकार की ड्रेसेस पहने हुए हैं, ठीक है, ये देख रहे हैं, तो इनको वस्त्र के कुलीन कहा गया। तो यानी और ये नए कुलीन थे, नए समय के बने हुए कुलीन थे, ये पुराने थे। आपस में इनमें काफ़ी मतभेद चलता था, तलवार के कुलीन में और वस्त्र के कुलीन में। तलवार के कुलीन कहते थे कि हम पुराने हैं और वस्त्र के कुलीनों को ये कहते थे कि तुम तो अभी नए नए बने हो। और अच्छा, जो कोई राजा को अधिक धन दे देता था तो राजा ये पोस्ट बेच भी देता था, कौन सा, वस्त्र के कुलीन का। तो ये कुलीन वर्ग होता था, इनको बहुत विशेषाधिकार थे। आपको मालूम ही है, टैक्स नहीं देना पड़ता था और बहुत सारे न्यायिक अधिकार भी इनको मिले थे। और ये विलासतापूर्ण जीवन जीते थे, बड़े आलीशान तरीके से रहते थे, महंगे महंगे कपड़े पहनने, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कितने डिज़ाइनर कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक इन्होंने अच्छी अच्छी शॉर्ट्स, इनके पास तलवारें हैं। रानियाँ देखिए कितने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हुए हैं ये, और बहुत महलों में रहते थे ये, इनके पास दास दासियाँ, नौकर चाकर सब कुछ होता था, हर प्रकार की सुविधा होती थी, रहने में अच्छे से, खाने में अच्छे से, पहनने में, घूमने फिरने, बहुत विलासतापूर्ण ये जीवन जीते थे। तो और ये किसानों से बहुत कर जो वसूलते थे। तो हमने बताया आपको कि जो द्वितीय स्टेट्स में नोबल्स ऑफ शॉर्ट थे, तलवार के कुलीन थे, ये ज़मींदार भी होते थे। तो ये किसानों से बहुत प्रकार का, अनेक प्रकार का टैक्स वसूलते थे, जिससे तृतीय स्टेट जो थर्ड स्टेट था, जिसमें आम जनता आती थी, ठीक है, किसान, मजदूर, इस टाइप के लोग आते थे। और इसमें बुर्जुआ वर्ग भी आता था थर्ड स्टेट में, जैसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, आपके और भी समृद्ध लोग थे, लेकिन ये इनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिला था। तृतीय स्टेट पे वो सब लोग आते थे। तो इनमें यह असंतोष बढ़ रहा था कि ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग टैक्स क्यों नहीं देते, सारा टैक्स थर्ड स्टेट पर क्यों आ जाता है। तो ये सामाजिक जो ताना बाना था, ये भी एक कारण था फ्रांस में 1789 की क्रांति होने का। तृतीय स्टेट आप देख रहे हैं कि कैसे तृतीय स्टेट इस पिक्चर में जो है टेनिस कोर्ट में शपथ ले रहा है कि हम ही सब कुछ है, हम ही करेंगे क्रांति घोषणा। तो तृतीय स्टेट में फ्रांस की 97 जनसंख्या शामिल थी। हमने आपको बता दिया 1% जनता पादरी वर्ग थी, 2% जनता आपकी कुलीन वर्ग की थी। तो 100% में से 3% निकल गए, तो कितना बचा, 97%। तो पूरे फ्रांस की 90% जनसंख्या तृतीय स्टेट में शामिल थी, जिसमें कौन कौन से थे लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, शिल्पी थे, यानी जो शिल्पकारी मतलब जिनके अंदर कोई हुनर होता है इस टाइप का कुछ बनाने का, व्यापारी लोग थे जो व्यापार करते थे, वकील, डॉक्टर जैसे अनेक लोग थे। इस वर्ग को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, इन्हें सभी प्रकार के करों का भुगतान करना पड़ता था। जो भी फ्रांस का राजा टैक्स लगा देता था, पूरा टैक्स इसी तृतीय स्टेट को ही देना पड़ता था। जैसे
टेले मतलब आयकर, आपकी जो आय हो रही है उसमें से आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, जैसे हम लोग भी देते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कर्मचारी को इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। इसी प्रकार से टेले नाम का एक आयकर था, जो आपको आय हो रही है उसमें कुछ आपको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा देश पर। गैबल नमक कर, ये नमक कर होता था, नमक पर भी टैक्स लगता था, इसको गैबल कर कहते थे। टिथ, ये चर्च लेता था, चर्च का अपना एक कर होता था, इसको टिथ कहा जाता था, तो ये चर्च वसूलता था। और भी बहुत ढेर सारे कर्ज थे जो कि ये तृतीय वर्ग को देने पड़ते थे, और तृतीय वर्ग बहुत परेशान था इस टैक्सेस से। तृतीय स्टेट के भीतर भी असमानता थी। देखिए तृतीय स्टेट जो था, देखिए फर्स्ट स्टेट में हमने पढ़ लिया कि दो तरह के थे, उच्च पात्री निम्न पात्री। सेकंड में पढ़ लिया हमने, सेकंड स्टेट में भी दो प्रकार के थे, तलवार के और वस्त्रों के कुलीन। तृतीय स्टेट में भी दो थे, एक बुर्जुआ वर्ग और एक साधारण वर्ग। बुर्जुआ वर्ग में वकील, व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर और समृद्ध लोग, जो भी समृद्ध लोग हैं, पैसे से अच्छे हैं, वो सब लोग बुर्जुआ वर्ग में आ जाते थे। जबकि किसान, मजदूर अत्यधिक गरीबी में जीवन जीने वाले थर्ड स्टेट में ही थे वो। लेकिन थर्ड स्टेट में भी दो प्रकार के थे, शहरी बुर्जुआ वर्ग और किसान मजदूर वर्ग। इनमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी थी। तृतीय स्टेट ने लास्ट में कहा हम क्या हैं, कुछ नहीं हैं, हमें क्या मिलता है, कुछ भी नहीं दिया, जबकि हम सब कुछ फ्रांस को देते हैं लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। तो इस प्रकार तृतीय स्टेट ने ही विद्रोह को फ्रांस में शुरू किया था, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा जो टैक्स लगाए जा रहे थे उनसे तृतीय स्टेट बहुत ज़्यादा परेशान था। सामाजिक असमानता और विशेषाधिकार, आपको मालूम है सामाजिक असमानता थी, जो हमने आपको दिखा दिया कि किस तरह से प्रथम स्टेट था, किस तरह से द्वितीय स्टेट था और किस प्रकार तृतीय स्टेट था। फ्रांसीसी समाज में जन्म के आधार पर विशेषाधिकार प्राप्त होते। अगर कोई राजा के घर पे पैदा हो गया तो उसका बच्चा राजा, उसको सारे विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। राजा के मित्र के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो भी उसको बहुत अधिक अधिकार प्राप्त होंगे। कुलीन वर्ग में कोई पैदा हो गया, उसका बच्चा का बच्चा कोई भी रहे तो उसको विशेषाधिकार ही प्राप्त थे। कुलीन और पादरी वर्ग को कानूनी विशेषाधिकार थे, मतलब अगर उनसे कोई क्राइम हो जाए तो भी इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। विशेष न्यायालयों में मुकदमा चलाकर इनको छूट मिल जाती थी, पर तृतीय स्टेट के साथ ऐसा नहीं था। तृतीय स्टेट के लोगों को सार्वजनिक पदों पर नियुक्ति, सैन्य अधिकारी बनने और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी वंचित रखा जाता था। यानी आप देख लीजिए कि तृतीय स्टेट के साथ कितना अन्याय होता था। ना तो उनको अच्छी शिक्षा मिलती थी, ना वो सैनिक बन सकते थे और ना ही अच्छे पदों पर जा सकते थे। तो उनका जीवन बहुत कठिनाई से गुजर रहा था। एक मैडलिन है, मैडलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति था। मतलब राजा मैडलिन के अनुसार, ये मैडलिन जो एक विचारक हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो 1789 की क्रांति हुई वह राजा के खिलाफ कम थी, तानाशाही के खिलाफ कम थी, बल्कि समानता के खिलाफ ज़्यादा थी, क्योंकि असमानता के खिलाफ ज़्यादा थी। क्योंकि 3 स्टेट, उसमें 2 स्टेट्स को सारे ही फ़ायदे और तृतीय स्टेट को कोई फ़ायदा नहीं, सारा कर का बोझ, और कोई अगर क्राइम हो जाए, कुछ दिक्कत हो जाए तो तृतीय स्टेट पर अलग से मुकदमा चलता था। और ये प्रथम और द्वितीय वर्ग अगर कोई कर दें, कोई क्राइम हो जाए इनसे, तो उन पर मुकदमा भी नहीं चलता था। तो सामाजिक असमानता, समाज में ये जो असमानता थी, इसके कारण से भी फ्रांस की क्रांति मानी जाती है। कर प्रणाली, आपको मालूम है विभिन्न प्रकार के कर थे, कर प्रणाली और अन्याय। प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को अधिकांश करों से छूट थी और वे अधिकांश संपत्ति के मालिक थे। यानी देश का एक बड़ा ये जो छोटा वर्ग था, ये 1% और ये 2%, यानी 3% देश लोगों के हाथ में बहुत अधिक संपत्ति थी फ्रांस में। तृतीय स्टेट, जिसमें साधारण जनता को करों का बोझ उठाना पड़ता था, उसमें अनेक प्रकार के कर, टैले, गैबल और अन्य प्रकार के कर लिए जाते थे। इनसे कर वसूली का काम निजी ठेकेदारों को दिया जाता था, जो अपने लाभ के लिए अतिरिक्त राशि वसूलते थे, जिससे करों का बोझ और भी बढ़ जाता था। तो अब सरकार का आदमी तो सीधे डायरेक्ट आता नहीं था कि राजा चला आएगा लोगों के पास और कहेगा कि भाई आप हमको टैक्स दीजिए, इतना टैक्स आप पर लगा दिया गया है। तो इसके लिए क्या किया जाता था, लोगों को रखा जाता था। एक प्राइवेट ठेकेदार मान लीजिए कि इनका काम होता था वसूली करना, आज जाइए इस गाँव में आपको वसूली करना है।
तो अब वो वसूली, मान लीजिए राजा ने कोई नमक का टैक्स है उसको 10% लगाया है कि जनता से कि 10% आप इस गांव से टैक्स लेकर आएंगे, तो वो क्या करता था, वो 12% टैक्स ले लेता था। क्यों? अब भाई वो बेकार थोड़ी ना करेगा, 10% तो वो राजा के लिए वसूलता था, 2% वो अपने लिए वसूल देता था। तो इससे क्या होता था, करों का बोझ और बढ़ जाता था। फ्रांस के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कर प्रणालियाँ थी, जिससे कर संग्रह अव्यवस्थित और अन्यायपूर्ण था। मान लीजिए आप महोबा में रहते हैं तो यहाँ पे नमक कर 10% है, चरखारी में नमक का कर 15% है। तो पूरे फ्रांस में भी जो टैक्स लगते थे वो बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे। ऐसा नहीं था कि पूरे फ्रांस में एक ही प्रकार के टैक्स हों। एक नमक कर है तो नमक पे पूरे फ्रांस में 10% ही लिया जाए। तो ये अलग अलग कर होते थे, जिससे कि कर संग्रह अब पता चला फ्रांस के एक हिस्से में लिया जा रहा है 10% नमक कर का, दूसरे हिस्से में 15% लिया जा रहा है। तो ये अलग अलग कर अलग अलग बिल्कुल होते थे और अलग अलग उनका कर संग्रह भी करना अव्यवस्थित और अन्यायपूर्ण था, जिसके कारण कि फ्रांस की क्रांति हुई। मध्यम वर्ग, बुर्जुआ वर्ग, आपको मालूम है तृतीय स्टेट में एक बुर्जुआ वर्ग होता था। ये देखिए कैसे झुका जा रहा है बुर्जुआ वर्ग। इसको ये आदमी देख रहे हैं आप कैसे झुक रहा है, बिल्कुल नीचे इसका कमर झुक गई है। इसको बुर्जुआ वर्ग मान लीजिए आप। और ये देखिए राजा उसकी पीठ पर बैठा, और ये पादरी वर्ग इसको मान लीजिए, या कुलीन वर्ग मान लीजिए इसको आप। ये इसकी पीठ पर पूरा लदा जा रहा है। ये थर्ड स्टेट मान लीजिए आप, ये पूरा झुका जा रहा है, पूरा टैक्स इसके ऊपर लदा हुआ है। तो मध्यम वर्ग का उदय, मध्यम वर्ग यानी बुर्जुआ वर्ग, यानी थर्ड स्टेट में हमने आपको बार बार बताया है कि दो प्रकार थे। एक बुर्जुआ वर्ग था जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर और आपका और ऐसे लोग, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, वैज्ञानिक हैं, ऐसे लोग जिनके पास धन संपन्न भी था और जो थोड़े बुद्धिमान थे, तो वो बुर्जुआ वर्ग कहलाते थे। इसके अलावा साधारण लोग थे, मजदूर हैं, कृषक हैं, शिल्पकार हैं, जो पढ़े हुए लिखे नहीं थे और बहुत मतलब मेहनत ही करके सब कुछ कमाते थे। तृतीय स्टेट के भीतर एक शिक्षित और समृद्ध वर्ग, जिसको बुर्जुआ वर्ग कहते थे, उदय हुआ, जिसमें व्यापारी, बैंकर, वकील, डॉक्टर और शिक्षक शामिल थे। तो बुर्जुआ वर्ग में कौन कौन था? व्यापारी थे जो व्यापार करते थे, बैंकर थे, वकील थे, डॉक्टर थे और शिक्षक थे। इस वर्ग के पास आर्थिक शक्ति थी। आपको बता चुके हैं कि ये वर्ग पैसे से तो मजबूत था, लेकिन इसके पास राजनीतिक अधिकार नहीं थे। यानी इस पर अगर केस चलाना चाहे तो राजा बड़े आराम से चला सकता था, और इस पर किसी प्रकार का भी कर डाल सकता था। तो कोई राजनीतिक अधिकार नहीं थे, लेकिन ये पैसे से मजबूत हुआ करते थे। और इन्होंने ही समानता, स्वतंत्रता के विचारों की ओर ये आकर्षित हुए थे कि हम सब समान हैं और हम सब स्वतंत्र हैं। बुर्जुआ वर्ग ने योग्यता पर आधारित समाज की मांग थी। बुर्जुआ वर्ग जो था वो ये कह रहा था कि समाज में जो लोग योग्य हों उनको आप स्थान दीजिए। ऐसा नहीं कि जो जन्म के आधार पर आप जो है उनको स्थान दे रहे हैं। तो जो किसी समाज की उन्नति तभी हो सकती है कि जब हम जन्म के बजाय शिक्षा के आधार पर उनको आगे बढ़ाएं। तो बुर्जुआ वर्ग का कहना था कि जन्म के आधार पर शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके आधार पर समाज हमारा आगे बढ़े। इस वर्ग ने क्रांति के दौरान नेतृत्व प्रदान किया और राष्ट्रीय सभा के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपको याद है कि टेनिस कोर्ट में इन लोगों ने शपथ ली थी, क्योंकि राजा ने इनको निकाल दिया था। 175 वर्ष बाद सभा गठित की थी। राजा ने कहा निकल जाओ तुम लोग इस दरबार से। तो बाहर एक टेनिस कोर्ट था जहाँ टेनिस खेला जाता था, वहाँ इन्होंने कसम खाई कि हम फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ला कर रहेंगे। और इसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय सभा अपनी एक बनाने का फैसला लिया था। तो इस राष्ट्रीय सभा के फैसले के साथ ही राजशाही यानी राजा के शासन को चुनौती दी थी इन्होंने। देखिए ये प्रमुख विचारक हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, रूसो, मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर। इस पर एक अलग स्लाइड बनी हुई है, स्लाइड क्या एक पूरा चैप्टर ही इस पर अलग बना हुआ है। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं कि ये विचारक थे प्रमुख, और इन्होंने जनता को एक किया और अपने प्रमुख विचार दिए कि किस प्रकार फ्रांस में क्रांति होना चाहिए। खाद्य संकट क्यों हुआ? सामाजिक कारण में। हम आपको ये बता दें, सामाजिक कारण में वैसे ये आना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी है ये स्लाइड। ये आर्थिक कारण में जाना चाहिए थी, लेकिन आपको बता देते हैं कि समाज में नहीं आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, क्योंकि समाज में दो वर्ग ऐसे थे जो भूख की कमी से बिल्कुल जूझ नहीं रहे, और तीसरा वर्ग ऐसा था जिसके पास खाने को खाना नहीं था। तो 1788 से 1789, तो ये क्रांति कब शुरू हुई थी? 1789 में, यानी एक साल पहले 88 से 89 में फ्रांस में भयंकर अकाल पड़ा।
जिससे अनाज की कीमतें आसमान छू गईं। अकाल किसी वजह से भी पड़ सकता है, अतिवृष्टि से भी यानी ज़्यादा पानी बरसने से भी, और अनावृष्टि से भी यानी कम पानी बरसने से भी अकाल पड़ा। अनाज की कीमतें आसमान छू गईं यानी कि अब अनाज खत्म हो गया, कम हो गया, तो कीमतें क्या हुई, आसमान को छूने लगी, मतलब बहुत कीमत बढ़ गई और लोगों के लिए रोटी खरीदना मुश्किल होने लगा। पेरिस में रोटी की कीमत मजदूर की दैनिक आय का 80% यानी एक मजदूर अगर दिन में 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपये उसको रोटी खरीदने में खर्च हो जाते थे, जिससे भुखमरी और कुपोषण की स्थिति पैदा हो गई। यानी और चीज़ें तो वो खरीद ही नहीं पाएगा, यानी ब्रेड ही भर खरीद के रह पाएगा। वहाँ तो ब्रेड चलती है, रोटी तो भारत में चलती है, वहाँ ब्रेड चलती है, तो ब्रेड नहीं खरीद पाएगा, ब्रेड ही खरीद पाएगा, उसके साथ उसको टमाटर भी चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, और चीज़ें, मक्खन भी चाहिए, तो वो और चीज़ें कहाँ लाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा है तो 80 रुपये की तो उसने ब्रेड ही खरीद ली, और चीज़ें सोचिए कितनी महंगी होंगी जब ब्रेड इतनी महंगी हो गई। तो लोगों में क्या हुई, भुखमरी, अब उनका पेट नहीं भर पा रहा था, और कुपोषण, उन्हें जब खाना अच्छी किस्म का नहीं मिलेगा तो उनमें क्या हो गया, बहुत सारे न्यूट्रिशन जो थे उनकी बॉडी में कम होने लगे, वो कमज़ोर होने लगे। और राजा का परिवार और राजशाही के लोग यानी प्रथम और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे, उनके यहाँ तो खाना नालियों में बह रहा था। ये स्थिति थी कि खाना बहुत ज़्यादा वो बर्बाद भी कर रहे थे और खाने की कोई कमी नहीं थी, बल्कि उनको होना ये चाहिए था कि जब ये अकाल पड़ा था तो देशवासियों के लिए अपने भंडार खोल देना चाहिए था। जब लोग भूख से पीड़ित थे तब रानी मैरी एंटोनेट के पास गए। लोगों ने क्या किया कि लोगों ने एक जुलूस निकाला, और जो रानी थी फ्रांस की, राजा तो लुई 16 था, रानी थी मैरी एंटोनेट, तो उसके पास गए और रानी से कहा, रानी हमारे पास खाना नहीं है, हमें रोटी दो, रोटी दो, रोटी दो, इस प्रकार के नारे लगाए। तो रानी को इतना भी नहीं मालूम था, तो रानी ने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो तुम केक क्यों नहीं खा लेते। तो रानी को ये भी नहीं पता था कि रोटी से ज़्यादा महंगा केक आता है, तो जब रोटी नहीं खरीद पा रहे तो केक कैसे खा पाएंगे। तो रानी और राजा सामाजिक स्थिति से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थे कि समाज में क्या चल रहा है। तो जब रानी ने ऐसा बयान दिया कि तुम केक क्यों नहीं खा लेते, तो ये जनता को गुस्सा आ गया, और जो है जनता ने अनाज के गोदामों और बेकरी पर हमला कर दिया, जिससे रोटी के दंगे शुरू हो गए। मतलब अनाज के जो जहाँ जहाँ गोदाम थे, बेकरीज थी, जनता ने शुरू कर दिया, और 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल पर हमला किया, क्योंकि दंगे करने के लिए अस्त्र शस्त्र चाहिए थे जनता को, और बेस्टिल पर हमले के साथ ही इस क्रांति का शुभारंभ हुआ। क्या निष्कर्ष निकला, ये आपकी आखिरी स्लाइड है कि जो सामाजिक कारण थे इसमें क्या निष्कर्ष निकला। तो फ्रांसीसी क्रांति के सामाजिक कारण गहरे और जटिल थे, जिसमें सामाजिक असमानता, विशेषाधिकार का अभाव, अन्यायपूर्ण कर प्रणाली और मध्यम वर्ग का उदय प्रमुख थे। ये आप पढ़ चुके हैं। 3 स्टेट्स के बीच में खाई थी, 2 स्टेट्स को टैक्स नहीं देने पड़ते थे, तृतीय स्टेट को पूरा टैक्स देना पड़ता था। ज्ञानोदय के विचारों ने लोगों को समानता, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों से परिचित कराया। उस समय कई ऐसे विचारक पैदा हुए जिन्होंने लोगों को चेतना दी, ज्ञान दिया कि आपको अब अपना अधिकार पाना चाहिए, और उनका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये याद रखिए, फ्रांस की क्रांति का ये प्रमुख नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फ्रांसीसी क्रांति ने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व में सामाजिक राजनीतिक परिवर्तन की नींव रखी। ये याद रखिएगा कि फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर नहीं पड़ा था, पूरी दुनिया पर पड़ा था। पूरी दुनिया में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए से इसका प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। तो ये स्पेशल नोट है, आप अपनी कॉपी में चाहें तो इसको लिख सकते हैं। लिखेंगे तो अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति सामाजिक असमानता के विरुद्ध मानवता का संघर्ष था। तो समाज में असमानता हो रही थी, इसमें जो है मानवता यानी तृतीय स्टेट ने संघर्ष किया, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की नींव रखी। तो आधुनिक लोकतंत्र में क्या बात की जाती है कि सभी समान हैं। तो इस प्रकार ये क्लास पूरा होता है और ये स्लाइड कंप्लीट हुई। आगे आने वाले समय में हम आपको और भी जानकारी देंगे।